तो एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। ये एक्चुअल में है क्या? तो द प्रैक्टिस और साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, है ना। मतलब हमको क्या करना है, हमको कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है न्यूमेरिकल डेटा को इन लार्ज क्वांटिटी, और उस स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फेरिंग प्रोपोर्शंस इन अ होल फॉर्म फ्रॉम दोज इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, है ना। मतलब बोलने का मतलब जस्ट ये हो गया कि आपको डेटा कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करके कुछ उससे इन्फेरेंस निकालना है ना। मतलब ये हो गया कि मान लो अगर हम डेटा जो आप लोग को मिलता है, जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं डेटा आप लोग का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का जो डेटा होता है परसेंटेज का, है ना। तो अगर हम कलेक्ट करते हैं तो 2001 से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2001 में देखा गया था कि 75% गर्ल्स जो है वो पास होती थी, ठीक है। 2002 में जब डेटा कलेक्ट किया गया तो उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये पता चला कि 77% गर्ल्स पास करती थी। ऐसी 2005 का डेटा कलेक्ट किया गया तो उसके बाद देखा गया कि 80% गर्ल्स पास होने लगी, है ना। और उसके बाद 2010 का डेटा कलेक्ट किया गया तो फिर 90% गर्ल्स पास होने लगी, और 2020 का डेटा कलेक्ट किया गया तो 99% गर्ल्स पास हो गए। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया गया, इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद, इस डेटा को पढ़ने के बाद आपको कुछ पता चल रहा है? आप कुछ बोल सकते हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ। इस डेटा को देखने के बाद क्या ये बात सर कहा जा गर्ल्स के सकता है कि गर्ल्स के एजुकेशन में आज के डेट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है ना। यानी जो लड़कियां हैं यस सर। पहले नहीं पढ़ती थी लेकिन आज के डेट में बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, तभी तो ये परसेंटेज इंक्रीज है। तो डेटा हमको बहुत सारी बातें बताता है। अब डेटा कैसे बताता है, डेटा कैसे बोलता है, बस यही सीखना है। इसीलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे ही देखेंगे, उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो अभी जो डेटा से हम लोग को इंटरफेरेंस निकालना है, मतलब इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, ये उसको इंटरप्रेट करना है, तो वो तीन टाइप के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और तीन टाइप के डेटा को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग मीन, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड, ठीक है। थोड़ा सा मोड। एग्जाम्पल के थ्रू हम तीनों को एक एक शॉर्ट में समझाते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मीन की बात देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन हम दो स्टूडेंट को ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं, एक स्टूडेंट है उसका नाम है राम, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट जो है उसका नाम हम ले लेते हैं, दूसरे स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं सीता, ठीक है। तो चलो अब इन दोनों स्टूडेंट के डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो राम जो है वो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, ठीक है। और सीता जो है वो बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है, जस्ट ये कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड में कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है 10th क्लास में? 5 पढ़ना होता है ना, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट में हो यस गया सर। इंग्लिश, हिंदी ले लेते हैं, फिर मैथ्स, साइंस, और क्या पढ़ना होता है, एसएसटी। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। वहीं बिहार बोर्ड में देखें तो बिहार बोर्ड में कितना सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, हिंदी, और एक ले लेते हैं संस्कृत भी होता है यहाँ, मैथ्स, ठीक है, फिर साइंस, और फिर एसएसटी, ठीक है। यस। तो राम ने कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और सीता ने कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। अच्छा मैं आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस सर। चलो, यस सर। तो राम का स्कोर लिखते हैं। राम का स्कोर मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 लिखते हैं। तो इंग्लिश में इसने लाया है 80 मार्क्स, है ना। हिंदी में लाया है 90 मार्क्स, मैथ्स में लाया है 70 मार्क्स, ठीक है। साइंस में है इसका 60 मार्क्स, और एसएसटी में जस्ट फॉर ले लेते हैं, कितना ले ले, एसएसटी में भी ले लेते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। चलो राम बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अब सीता का ले लेते हैं। तो सीता का इंग्लिश में आया है 70 मार्क्स, है ना। हिंदी में सीता का आया है 90 मार्क्स, और संस्कृत में सीता का आया है 80 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स में सीता का मार्क्स आया है 90, ठीक है। साइंस में सीता का मार्क्स आया है 70, ठीक है। और एसएसटी में सीता का मार्क्स आया है 60, ठीक है।
अब बताओ, इन दोनों मार्क्स को देख के हमको बता सकते हो क्या कि इन दोनों में से कौन बेटर स्टूडेंट है? राम पढ़ने में अच्छा है या सीता पढ़ने में अच्छी है? बताओ, बता सकते हो डायरेक्ट देख के या नहीं? सीता। सीता अच्छा ठीक है। यस सर। डायरेक्ट देख के तो बताना पॉसिबल नहीं है। एक एक काम करते हैं, दोनों का टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ इधर ऐड करेंगे तो 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 6 30 एंड 30 + 8 38। यानी राम ने टोटल 380 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है? अब उसके बाद सीता का मार्क्स देखते हैं, तो ये 0 हो गया। 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 9 24 + 9 हो जाएगा 33, 33 + 7 40 और 40 + 6 46। अब बताओ, अब तो देख के ये लग रहा है कि सीता 460 मार्क्स स्कोर की और राम ने सिर्फ 380 मार्क्स स्कोर किया। तो बताओ, क्या मार्क्स देख के, दोनों का टोटल मार्क्स देख के ये डिसाइड कर पाना पॉसिबल है कि राम बेटर है या सीता? यस और नो? नो सर। अभी तो नहीं नो है सर। पॉसिबल है। तो क्या किया जाए, तो क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसका एवरेज मार्क्स निकालते हैं। इसका एवरेज मार्क्स मतलब ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया ना, ये 5 सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाया और ये कितने सब्जेक्ट में लाई? 6 सब्जेक्ट में 460 मार्क्स लाए। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। और इसको किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो ऑन एन एवरेज हमको पता चल जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट का लगभग कितना मार्क्स था। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35 एंड 5 6 जा 30, यानी 76% नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 76। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये 76 आया, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो इसका देखते हैं, तो नो। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7, ठीक है? 7 और कितना आ गया? 40। 7 6 या 42 ना, और कितना आ जाएगा? 40। तो 40 यानी अगेन 6। यहाँ 6.0 है और 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है या नहीं? बताओ। 40 फिर आ जाएगा, यानी 76.6, ठीक है? अब बताओ, अब बता पाना पॉसिबल है कि दोनों में से कौन बेटर है? बताओ यस कौन बेटर, सीता। कौन बेटर है? सीता। 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 गुड। चलो, ऐसे अगर टीचर के नजर से देखा जाए तो दोनों अच्छा स्टूडेंट है, ऑब्वियस बात है, दोनों के मार्क्स में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है? लेकिन फिलहाल ये जो कैलकुलेशन की, इस कैलकुलेशन के बाद ये पता चल जाता है कि ओवरऑल देखा जाए तो सीता ने अच्छा परफॉर्म किया। सीता ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जो हम कैलकुलेट किए, ये एक्चुअल में क्या कैलकुलेट किया? हमने सारे डेटा को सम कर दिया, सारे डेटा के सम से, और उसके बाद नंबर ऑफ डेटा जो था उससे डिवाइड कर दिए। तो ये जो निकल के आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो निकल के आया ये क्या है? ये है मीन। समझ में आया? तो बताओ, मीन का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि मीन एक्चुअल में हमें क्या बता सकता है? एक एग्जांपल था। इसी तरह से मीन हर जगह अलग अलग डेटा के थ्रू हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? तो मीन क्लियर है सबको? मीन क्लियर है? यस। चलो, अब बात करते हैं, मोड की बात करते हैं। मोड की बात करें, चलो मोड की बात करते हैं, फिर मीडियन की बात करते हैं। चलो मोड की बात करते हैं। तो मोड में देखो, मोड में क्या है ना, कि मोड में एक काम करते हैं, हाँ, यहाँ पे चलो वोटिंग करवा देते हैं। मोड तो आप लोग से निकाल ही सकते हैं। जैसे मोड के लिए यहाँ पे हम 4 डेटा लेते हैं, ठीक है? 4 डेटा। एक ए में ले लेते हैं, इसको ले लें, चलो कैटरीना कैट को ले लेते हैं, ठीक है? कैटरीना, ठीक है? बी में ले लेते हैं, बी में ले लेते हैं क्या, बी में ले लेते हैं करीना, ठीक है? अब उसके बाद सी में ले लेते हैं ऐश्वर्या, ठीक है? और डी में ले लेते हैं, और कौन है? डी में ले लेते हैं आलिया भट्ट, ठीक है? चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि इन चारों में, जैसे आप लोग अभी जितने भी स्टूडेंट हो, अगर आप लोग से पूछा जाए कि इसमें से सबसे क्या बोलते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कौन है? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, है ना, ब्यूटीफुल। तो इसको डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे?
अब हम आप लोग से पूछेंगे कि आप लोग सेलेक्ट कीजिए कि ABCD, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लिए, आपको जो इन चारों में से लगता है कि सबसे सुंदर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आपको ऑप्शन हम देते हैं, आप लोग खुद सेलेक्ट कीजिए। चलो सेलेक्ट करो तो आप अपना ऑप्शन, सब लोग वोटिंग कीजिए। गुड। सर नहीं आया अभी। सर नहीं आया नहीं, सर। नहीं आया, बाकी लोग को तो आ गया, वोटिंग आ भी रहा, सबको नहीं आया? आ गया। आ नहीं गया नहीं तो सर, सब। आ गया है। सर अच्छा, नहीं जिसको आया। सर नहीं आ रहा सर। जिसको नहीं आ रहा हो सकता है मिनिमाइज हो गया, चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास 19 लोगों का तो रिजल्ट आ गया, उसी को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कितने लोग को नहीं आ रहा है, एक बार हैंड रेस करना, तो जितने लोग को नहीं आ रहा है। तुम लोग को नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब हैंड्स डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देते, रिजल्ट शो करते हैं, रिजल्ट देखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टोटल 20 लोगों ने वोट किया है, ठीक है, टोटल 20 लोगों ने वोट किया, देखते हैं। ऐसे हैं तो उससे ज्यादा 26-27 स्टूडेंट है। अब देखिए इसमें से रिजल्ट आपको दिख रहा है, रिजल्ट सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ। नो सर। रिजल्ट भी नहीं दिख रहा नो है, सर। बाकी लोग को नो सर। सर ऐसे दिख रहा है। है। अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए हम लिख देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन को चूज करने वाले 4 स्टूडेंट हैं, बी ऑप्शन को चूज करने वाले 3, और सी ऑप्शन को चूज करने वाले 9 हैं, और डी ऑप्शन को चूज करने वाले 4 है, यानी 4 3 9 4, ठीक है। तो जिनको नहीं दिख रहा है उसके लिए हम लिख देते हैं 4 3 9 4, यानी 4 लोगों ने कैटरीना को वोट किया, 3 लोगों ने करीना को, और 9 लोगों ने ऐश्वर्या को, और 4 लोगों ने आलिया भट्ट को। अब बताओ, ये डेटा देखने के बाद आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला डेटा कौन है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है? 9C। सी, ऐश्वर्या, है ना। तो रिपीट हुआ है, तो बताओ यहां से इंफॉर्मेशन मिला हमको। अगर हम बोलेंगे मोड क्या है, इस डेटा का मोड क्या है, इन चारों का मोड क्या है, तो मोड हो जाएगा जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा ऐश्वर्या, मोड हो जाएगी ऐश्वर्या, ठीक है। तो ये जो मोड हो गया, तो मोड से हमें क्या पता चला कि मोड वो डेटा होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, मोड वो डेटा होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो मोड भी क्लियर है, मोड में कोई दिक्कत बताइए, नो नहीं सर। ना। चल अब मीडियन को समझते हैं, तो मीन भी समझ लिए, मोड भी समझ लिया, अब मीडियन को समझते हैं। अब क्या है कि एक बार कुछ लोग फिल्म देखने जाते हैं, एक फैमिली फिल्म देखने जाती है। अब उस फैमिली में देखो कौन कौन है, उस फैमिली में एक दादाजी है ना, जिनका एज कितना है, 60 साल, ठीक है। अब दादाजी छोटे छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, मतलब एक है जो 6 साल का बच्चा है, दूसरा है जो 10 साल का बच्चा है, ठीक है, तीसरा है जो 8 साल का बच्चा है, और चौथा है जो मान लो 7 साल का बच्चा, ठीक है। अब ये दादाजी जा रहे हैं मूवी देखने, सबको लेके, सबको देख के लेके कहाँ गए, मूवी देखने। अब मूवी देखना है तो कौन सा मूवी देखा जाए, कैसे डिसाइड किया जाए। जैसे 2 टाइप का मूवी है फिलहाल, है ना। मूवी है, एक मूवी है बच्चों के देखने वाला, ठीक है, और एक मूवी है थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप का, जो दादाजी टाइप लोगों को पसंद आता है, समझ लो उस टाइप का, ठीक है। एक हो गया बच्चों का मूवी और एक हो गया डॉक्यूमेंट्री। तो अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो सबको ऐड करके हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। अगर हम मीन निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, मीन को सोचते हैं, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो सबको अगर ऐड करेंगे तो 60 + 6 + 10 + 8 और +7 डिवाइडेड बाई 5, तो देखो क्या आता है, टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 60 + 10 70, 91/5। 91 आएगा, ऐड कर ली, 91/5, 70 और
14, 84, 84 प्लस 7 91, गुड, बाय 5। अब बताओ इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? 18.2 है ना। तो 18.2 आया, यानी एवरेज 18.2 आया, यानी 18.2 से ऊपर वाले बात को, ऊपर वाले लोगों का सिर्फ बात मानना है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 18.2 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ दादाजी हैं और दादाजी अकेले खुश रहेंगे, बाकी बच्चा तो नुकसान में हो जाएगा। तो इस टाइप के केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं। डेटा को अरेंज करते हैं कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले रख दिए 6, उसके बाद रख दिए 7, उसके बाद रख दिए 8, उसके बाद रख दिए 10 और उसके बाद रख दिए 16। अब हम बीच का डेटा देखेंगे। बीच का डेटा कौन है? बीच का डेटा कौन है? 8। तो 8 जो है बीच का डेटा है, और यही क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाता है? मीडियन। तो मीडियन को देखने के बाद हमको पता चल गया कि 2 लोग इससे नीचे हैं और 2 लोग इससे ऊपर है, यानी 8 साल वाले एज का अगर बात माना जाए तो मैक्सिमम लोग खुश रहेंगे। 8 साल वाले एज का बात माना जाए तो मैक्सिमम लोग क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। अगर 18.2 एज का बात माना जाए तो ऑब्वियस बात है मैक्सिमम लोग खुश नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मीडियन वो डेटा है, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर देते तो बीच का जो डेटा बचता है ना, वही मीडियन है, और वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ओवरऑल मीन, मीडियन, मोड का समरी दे चुके हैं, आपको समझ में आया? बताइए, आइडिया दे चुके हैं, अब आपको थ्योरी पार्ट Yes, sir. कंप्लीट कर। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीन से। अगर कोई डाउट रह गया है अभी भी तो पूछ सकते हो, बेसिक था ये पूरा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन। ठीक है, अब मीन जो होता है, मीन जो निकाला जाता है वो 2 टाइप के डेटा को का निकाला जाता है। ऐसे 2 टाइप का डेटा ही होता है, एक होता है ग्रुप और एक होता है अनग्रुप। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, एक होता है अनग्रुप डेटा जिसका मीन आप लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, और एक होता है ग्रुप, एक होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, और उसके बाद मीन निकालने का 3 तरीका होता है। मीन निकालने का कितना तरीका होता है? 3। हम आपको तीनों बताएंगे, बट एक सिलेबस से हटा दिया गया है। मीन निकालने का पहला तरीका जो है वो बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। वो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, जो मैक्सिमम लोग को पसंद आएगा। दूसरा है एज्यूम्ड मीन। दूसरा क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और तीसरा जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये पढ़ाएंगे, बट ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, नहीं हम बताएंगे, इस बार से हटाया गया। चलो तो अब अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, या किसी को पता है तो बताओ, कोई बता सकते हो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस है? कोई भी पहले हैंड रेस कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा, अगर बताना चाहते तो बताइए। हाँ इसी बताओ। सर ग्रुप डेटा क्या होता है? जिसमें ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाता है, मींस क्लास इंटरवल फॉर्म में भी। और अनग्रुप्ड होता है जो डायरेक्ट लिख दिया जाता है, मतलब डेटा डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। चलो वेरी गुड। रिभा तुम भी बताओ। सौरभ तुम बताओ। सौरभ ग्रुप अरेंज। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सौरभ। चलो हम बताते, ठीक है। आयुषी ऐसे सही बोली हो, है ना? चलो देखो, यहाँ पे जो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का अंतर बस ये है ना कि रियल में रियल डेटा जो रहता है ना वो अनग्रुप्ड ही रहता है। अनग्रुप्ड मतलब जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट का मार्क्स, जैसे आप ही लोग है ना, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट का मार्क्स हम लिख रहे हैं, जैसे मार्क्स लिख रहे हैं, एक स्टूडेंट का मार्क्स आया 20, दूसरे वाले का स्टूडेंट का मार्क्स आया 22, तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स आया 24, फिर उसके बाद आया 25, कुछ स्टूडेंट का मार्क्स आया 27, फिर एक और स्टूडेंट का मार्क्स 27 ही आया, फिर एक और स्टूडेंट का मार्क्स 27 ही आया, फिर 28 आया,
फिर 29 आया, और फिर कितना मार्क्स आ गया, और फिर मान लो एक और स्टूडेंट का मार्क्स 29 आया। अब ये जो डेटा है ना, इस तरह से अगर डेटा लिख रहे हैं ना, तो ये सारा डेटा क्या कहला रहा है, अनग्रुप, अनग्रुप्ड, यानी ग्रुप में नहीं। लेकिन ग्रुप्ड डेटा मतलब ये हो गया ना कि हम ये जानना चाहते हैं, हम सबको क्लासिफाई करना चाहते हैं। हम सबको क्लासिफाई करना चाहते हैं मतलब क्या, कि यार इतने सारे डेटा को एक एक करके एनालाइज करना डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना लेते हैं मतलब, ग्रुप बना लेते हैं मतलब कि हम बना लेते हैं 20 से 25 तक का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। 20 से 25 तक का ग्रुप बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इस 24 लिख देते हैं, ये चीज हम बाद में आपको बताएंगे, इसको हम 24 ही लिख देते हैं, ठीक है। 20 से 25 तक का एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रुप बना लेते हैं 25 से 30 तक का। अब देखिए यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का डेटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में डेटा लिख रहे हैं। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि 20 से 25 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यानी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मार्क्स, जो 20 से 25 तक मार्क्स ला रहे हैं। मतलब ग्रुप में हम लोग बस एक एनालिसिस लेते हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं लेते, एग्जैक्ट डेटा नहीं लेते, ठीक है। और वहीं अगर हम यहां पे बात करें 25 से 30, तो 25 से 30 में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इस ग्रुप में आने वाले कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है। यानी ये टोटल 10 स्टूडेंट का डेटा था, जिसमें से 20 से 25 तक मार्क्स लाने वाले एक ग्रुप में आ गए, और 25 से 30 तक मार्क्स लाने वाले दूसरे ग्रुप में आ गए। तो देखो होता क्या है कि ग्रुप्ड डेटा एक्चुअल डेटा है। ग्रुप्ड डेटा कैसा डेटा है, एक्चुअल डेटा है। उसमें हमको हर एक स्टूडेंट का मार्क्स पता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट का मार्क्स को अगर कंसीडर करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। अगर 10-50 की है बात तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाखों स्टूडेंट की बात है तब बताओ, ये दिक्कत होगा ना। तो उस केस के लिए हम लोग कौन सा डेटा ये लेते हैं, ग्रुप्ड डेटा लेते हैं। अब देखो हम इसका इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, लेकिन आप लोग से एक पूछना चाहते हैं, एक बात पूछना चाहते हैं, बताओ इन दोनों में से रियल आंसर कौन देगा, एग्जैक्ट रियल, अनग्रुप्ड डेटा या ग्रुप्ड डेटा, रियल कौन है, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा। इसमें जो आंसर मिलेगा ना वो एग्जैक्ट मिलेगा, एग्जैक्ट मतलब एप्रोप्रिएट, और इसमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आया? चलो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है सबको। अब Yes, देखो sir. इसमें जो है क्या दिया हुआ है, ये एक तरह से अनग्रुप्ड डेटा। इसमें दिया हुआ ये है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 30 स्टूडेंट्स हैं, है ना। और 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है ऑफ क्लास 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks, यानी 100 मार्क्स का जो पेपर है उसका मार्क्स ऐसे दिया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालने का तरीका क्या है, जितना भी डेटा है सबको ऐड कर दो, और जितना नंबर ऑफ डेटा है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो। बस समझ में आया? अब एक बात बताना सिर्फ हमको, अगर हमको ये जस्ट एग्जांपल के लिए 20 21 है ना, 22 और 20 और 20 है ना, ये जो डेटा है इसको कर देते हैं 24 कर देते हैं, ठीक है। ये जो डेटा दिख रहा है सिर्फ इस डेटा का हमको क्या निकालना है, इस डेटा का हमको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो आप लोग को पता है कि इस डेटा का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 20 सबको ऐड कर देंगे, और किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 1 2 3 4 5, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा 5। ये काम करेंगे, यही बेसिक है। अब देखो लेकिन दूसरा तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो 24 और 22, इसको तो हम लिख दिए 24 और 22। अब जो ये 20 है ना, ये 3 बार है, कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो 20 को 3 बार ऐड करने के जगह पे ये जो 3 बार ऐड कर रहे हैं, है ना, 20 को 3 बार ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, सब है ना। तो ये 20 को जो 3 बार ऐड कर रहे हैं उसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 20 into 3, 20 into 3,
तो 20 क्या हो गया, 20 हो गया डेटा, 20 हो गया डेटा, और 3 इसका क्या है, जितनी बार ये रिपीट कर रहा है, और कोई भी चीज जितने बार रिपीट करता है उसको उसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बताओ, एक काम तो कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बराबर है। बात बराबर रहेगा या नहीं, ये बात समझ में आ रहा है सबको, ये बात समझ में आ रहा है। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक हम छोटा सा फॉर्मूला समझाने की कोशिश करें, उसको समझ के देखिएगा। जैसे आपके पास डेटा जो है नॉर्मल क्या होता है कि x1 x2 x3 जो 9th में पढ़े थे वो ये था, x4 और x5, ठीक है। तो जो 9th में पढ़े थे उसमें क्या करना था, इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड करना था, 5 से। 5 से। और यही क्या कहलाता था, यही कहलाता था मीन, यही कहलाता था मीन, जिसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे x बार, ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था मीन। और इस टाइप से जब हम डेटा को ऐड करते हैं और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहे, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करते हैं, सिग्मा। ये सिग्मा मतलब क्या होता है, सम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर है, तो पांचों का नाम लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं x, और यहाँ पे लिख देते हैं i। और i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं i इक्वल टू 1, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, 5 पे, तो ऊपर क्या लिख देते हैं, 5। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो चीज है ना, जो सम है, सम को एक्सप्रेस करने का ये वाला एक तरीका है। क्या ये तरीका आप लोग को पता है या नहीं पता है, बताओ। और नहीं पता था तो समझ में आया ये या नहीं समझ में आया, आया सबको समझ में। यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ गुड। देखो हम ये बोल रहे हैं जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3, हाँ बता रहे हैं, एक मिनट रुको, हम फिर से एक बार तुम लोग को फिर से बता रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे x1, बहुत सारा डेटा है मेरे पास, x1 x2 के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, d x4 और x5, ये डेटा है, ठीक है। अब इन सब का सम जो है, इन सब का सम जो है, इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाए। तो इन सब को या तो ऐसे ऐड करके ये लिखाओ, और नहीं तो इन सबको शॉर्ट में लिखने के लिए एक सिंबल यूज करते, ये इस टाइप का सिंबल यूज करते। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, ठीक है। और ये सिग्मा लिखने के बाद हम एक्स आई लिख देंगे, एक्स आई लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि आई का वैल्यू हम जहां से जहां तक रखेंगे उन सारे को ऐड कर देंगे, यानी आई का वैल्यू हम लिखेंगे 1 to 5। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो x1 x2 प्लस डॉट 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 प्लस, अगर यहाँ पे x10 तक रहे, तो इसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना रहे तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई, और आई का वैल्यू बोलो कहां से कहां तक, 1 से कहां तक लिखेंगे, 10 तक, क्योंकि 10 तक गया है, ठीक है। उसी तरह से मान लो यहाँ F1 लिख दिए, F2 लिख दिए, डॉट डॉट डॉट, मान लो F20 तक लिख दिए, ठीक है। अगर F20 तक लिख दिए तो इस बार अगर हम सिग्मा लिखेंगे तो यहाँ एक्स आई लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे, एफ आई, और आई का वैल्यू कहां से कहां तक लिखेंगे, 1 to 20, क्लियर, समझ में आया। देखो एक और लिख रहे हैं, अब मान लो इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। मान लो कभी हमको क्या करना रहता है, हमको डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना रहता है, जो हम लोग देखे, जैसे 20 आया, 20 कितनी बार है, 3 बार, तो 20 को 3 बार ऐड ना करके हम 20 into 3 कर देते हैं, यानी 20 हो गया x, दैट इज डेटा, और 3 हो गया f, तो f और x को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वहां पे देखो क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लिख दिए f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस f10 x10। अगर इसको लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा क्या लिखेंगे, देखो
यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो यहाँ लिखेंगे fi xi, और i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? i का वैल्यू 1 से लेके 10 तक, i का वैल्यू 1 से लेके 10 तक। तो बताओ ये जो रिप्रेजेंट करने का जो पैटर्न है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आया? इस Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन यस ठीक है, Good. तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम क्वेश्चन बनाते हैं अपना, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वही दिया हुआ है कि मार्क्स दिया हुआ है आउट ऑफ 100, है ना। तो यहाँ पे जो टेबल बनाते हैं, टेबल हम बना लेते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन जो है ना उसको हम xi से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मार्क्स आया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? xi से। तो यहाँ पे xi के नीचे क्या है? 10 है, 10 के बाद क्या है? 20, 20 के बाद 36, फिर 40, फिर 50, फिर 56, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 72 है ना। आगे भाग गया 72 के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, रुको फिर से लिखना पड़ेगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा xi का वैल्यू कितना है? 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। ये एग्जैक्ट डेटा है। अब देखो ये कितने स्टूडेंट को आया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना, fi मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है ये, और ये क्या है? डेटा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 10 लाने वाले कितने स्टूडेंट है? एक स्टूडेंट है। 20 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है? वो भी एक है, ठीक है। और 36 लाने वाला कितना, 36 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 3 है। और 40 लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 4 है, ठीक है। और इसी तरह 50 लाने वाले 3, और 56 लाने वाले 2, और 60 लाने वाले 4, और 70 लाने वाले 4, और 72 लाने वाले 1, 80 लाने वाले 1, और 88 लाने वाले 2, और 92 लाने वाले 3, और 95 लाने वाले 1। अब ये जो जितना भी डेटा है सबको ऐड करना है, यानी 10 एक स्टूडेंट लाया तो 10 को एक ही बार लिखना है, 20 एक स्टूडेंट लाया तो 20 को एक ही बार लिखना है। लेकिन 36 लाने वाले कितने स्टूडेंट है बताओ? 3। तो 36 को कितनी बार ऐड करना होगा? 3 बार ऐड करना होगा। तो 3 बार ऐड नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 बार ऐड करो 36 को या 3 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो हम सम ऑफ डेटा निकालना चाह रहे हैं, तो सम ऑफ डेटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा fi xi। हमें क्या निकालना पड़ेगा? fi xi। अब हम यहाँ से सम ऑफ डेटा निकाल सकते हैं। तो 10 into 1 कितना हो जाएगा? 10, 20 into 1 20, और 36 into 3 108, और 40 into 4 160, और 50 into 3 150, और 56 into 2 कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। और उसके बाद 60 into 4 ये हो जाएगा 240, 240 और फिर 280, फिर 72, फिर 80, और 88 into 2 हो जाएगा 176, है ना, मल्टीप्लाई करके। 92 into 3 हो जाएगा 276, ठीक है, और ये हो जाएगा 95। अब देखो ये चैप्टर इतना आसान है ना कि इसमें कुछ करना नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर ये आता है तो काम हो जाएगा। अब देखो हमको सम ऑफ डेटा निकालना था ना, तो हम एक्चुअल में कलेक्ट कर लिया, यानी 10 लाने वाला एक स्टूडेंट है तो 10 को एक ही बार जोड़ना है, 20 लाने वाला एक स्टूडेंट है 20 को एक ही बार ऐड करना है, 36 लाने वाला 3 स्टूडेंट है तो 36 को 3 बार ऐड करना था तो 3 बार ऐड करके ही लिख दी। 14 लाने वाला कितना स्टूडेंट? 4 स्टूडेंट है तो 4 बार ऐड करके ही लिख दी। तो ये जो डेटा अगर हम सबको ऐड कर देंगे ना तो हमको मिल जाएगा सम ऑफ डेटा। तो इन सबको अगर ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद मेरे पास है डेटा, तो हम लिख देते हैं, ऐड करने के बाद आएगा 1779, इन सबको ऐड करने के बाद। तो ये जो ऐड किए ये एक्चुअल में आ गया आपका सम ऑफ डेटा, ये सम ऑफ डेटा आ गया। अब सम ऑफ डेटा को हम डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ डेटा। किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ डेटा। तो नंबर ऑफ डेटा आपके बुक में ऑलरेडी दिया रहता है, क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम दिया रहता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30। तो एक्चुअल में ये 30 स्टूडेंट का ही मार्क्स है ना,
तो अगर सारे FI को ऐड कर दीजिएगा ना तो ये आपको 30 ही मिलेगा, ये दिया ही रहता है, और वैसे आप ऐड कीजिएगा तो भी पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया, अब देखो सिग्मा FI XI, अब हम ये नहीं लिख रहे हैं 1 to 30 है ना, बस अंडरस्टूड है। तो ये जो डेटा आया इसका वैल्यू कितना आया 1779, और सिग्मा दूसरा जो डेटा है FI यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड किए, तो ये मेरे पास कितना है टोटल 30। अब हम क्या निकालना चाह रहे थे, हम निकालना चाह रहे थे मीन। तो मीन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, ठीक है। और सिग्मा FI XI ये सारा हम निकाल चुके हैं 1779, और सिग्मा FI ये कितना आ गया 30। अगर इसको हम सॉल्व कर दे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर 59.3। 59.3, वेरी गुड। तो ये जो है ये आपका मीन हो गया। तो ये जो निकाले ना इसी को हम लोग बोलते हैं, ये अनग्रुप्ड डेटा का मीन मेथड है, मीन निकालने का तरीका हुआ। लेकिन बात ये है कि ये आपको सीखना जरूर है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। लेकिन ये हमको क्यों बता रहे हैं आपको, उसका रीजन बताते हैं, ठीक है। अब बताओ, पहले ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए। यस सर आ गया। ऑलरेडी ये Yes, नाइन्थ में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। Yes. अब देखो यहाँ से हम एक टेबल बना रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि कितना आंसर में डेविएशन हो रहा है। टेबल हम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे देखो अब हम इसको ग्रुप्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो डेटा था ये ग्रुप था या अनग्रुप था, ये जो था ये कैसा डेटा था, अनग्रुप्ड अनग्रुप था। अब इसको ग्रुप्ड में कन्वर्ट करें, तो ग्रुप में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे वो देखना। जैसे ग्रुप बना लिए 10 से 25 मार्क्स लाने वाले को एक जगह रख रहे हैं, फिर 25 से 40 मार्क्स लाने वाले को दूसरी जगह रख रहे हैं, फिर 40 से 55 मार्क्स लाने वाले को एक जगह रख रहे हैं, और 55 से 70 मार्क्स लाने वाले को एक जगह रख रहे हैं, और 70 से 85, ठीक है, और 85 से यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन लिखेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, 85 से 100, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने में कितने लोग आते हैं। जैसे 10 से 25, अब बताओ 10 से 25 में इसको देख के पता चल रहा है कि 10 से 25 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। 10 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, एक, और 20 मार्क्स लाने वाला एक। तो 10 से 25 में बताओ कितने स्टूडेंट आए, 2 आए क्या, 2। ठीक है। अब ये बात याद रखना है, देखो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। तो अगर किसी का 25 मार्क्स आया तो उसको कहाँ रखें, इसमें रखें या इसमें रखें। तो जो अगर 25 मार्क्स लाया है उसको हम सेकंड वाले में रखेंगे, यानी अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को छोड़कर हम मार्क्स फिलअप करते हैं। अब बताओ 25 से 40 वाले किस में आ जाएंगे, इसमें। तो अब देखो ये जो 40 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, क्या इसको इसमें रखेंगे या नहीं रखेंगे, यस और नो, नहीं सर। नहीं रखेंगे। तो जो 36 लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो अब उसके बाद 40 से 55 में 40 वाला भी रहेगा और 50 वाला भी रहेगा, यानी 40 से 55 में टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 4 + 3 7, ठीक है। अब उसके बाद 55 से 70, तो 55 से 70 ये आ गए है ना, 70 वाला तो रहेगा नहीं। 55 से 70 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, और 70 से 85, तो 70 वाला भी रहेगा, 72 भी रहेगा, 80 भी रहेगा, यानी 4 + 2 अगेन 6, और फिर 85 से 100, तो 85 से 100 बाकी जो सब बच गया, तो 2 3 5 1 6, तो ये हो गया। तो ये जो हुआ ना, ये क्या कर दिया हमने, ये जो बना दिया हमने, ये कैसा डेटा हो गया, अब कैसा हो गया, ये हो गया ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो अब ये ग्रुप्ड डेटा हो गया, और ये क्या था, ये था अनग्रुप्ड डेटा। अब एक बात बताओ, एक स्टूडेंट है 10 लाने वाला मार्क्स और दूसरा स्टूडेंट है 20 लाने वाला मार्क्स। अगर दोनों को हम एक ग्रुप में रख दिए, तो हमको पता कैसे चलेगा कि दोनों का मार्क्स कितना है, हमको पता चल पाएगा कि दोनों का मार्क्स कितना है। हमको तो पता है कि 10 से 25 तक में, अब ये नहीं पता कि कितना है कितना नहीं, ये हमको बस पता है कि 10 से 25 तक में मार्क्स। क्या दोनों का मार्क्स पता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बताओ।
यस और नो? नो पता सर तो नो। नहीं चल पाएगा। तो इस केस में हमको तो पता है कि नहीं पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मार्क्स ले, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रुप जरूर ले रहे हैं, लेकिन ग्रुप डेटा में से एक डेटा हम निकालते हैं, ग्रुप डेटा में से एक डेटा निकालते हैं जिसके बारे में हम लोग ये सोचते हैं ना, वो डेटा, वो मार्क्स जो है इन दोनों स्टूडेंट ने स्कोर किया है। जैसे हमको पता है यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा मिल गया तो एक का 10 मार्क्स है, दूसरे का 20, लेकिन अगर ग्रुप में है तो हम वो डेटा लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो हम डेटा लेंगे वो डेटा लेंगे इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का डेटा कौन सा होगा? 10 और 25 के एग्जैक्ट बीच का डेटा 10 प्लस 25 बाई 2 कर देंगे तो निकल जाएगा 35 बाई 2, यानी कितना निकलेगा? 17.5। 17.5। तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि 17.5 जो है इन दोनों स्टूडेंट ने स्कोर किया है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं सर ऐसा सोचने से तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आप बोल सकते हो बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट करेक्ट आता भी नहीं है, हम सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन एरर जो होगा ना, एरर जो होगा वो कम होगा, एरर जो होगा वो कम होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा। इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे हम ना 10 मार्क्स लेंगे ना 20 मार्क्स लेंगे, ना 10 लेंगे ना 25 लेंगे, बस ग्रुप बना के उन दोनों ग्रुप, वो जो ग्रुप है ग्रुप का मिड पॉइंट यानी ग्रुप का जो सेंट्रल डेटा है उस डेटा को दोनों को बता देंगे कि चलो दोनों स्टूडेंट ने 17.5 स्कोर किया, ऐसा सोच के चलेंगे। अब बताओ ये जो साइज है, ये साइज अगर छोटा होगा तो आंसर हमारा ज्यादा क्लोज आएगा या ज्यादा मतलब ज्यादा रॉन्ग कब आएगा? मतलब पूछने का मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये 15 साइज है ना, अगर इस साइज को घटा दिया जाए, जैसे 10 से 25 तक कितना साइज हुआ? ग्रुप कितना का बना है? 25, 15, 25 माइनस 10 करेंगे तो 15। तो अगर इस साइज को घटा दिया जाए, साइज को घटा दिया जाए तो आंसर के ज्यादा हम क्लोज जाएंगे या आंसर से दूर जाएंगे? आंसर पे ज्यादा क्लोज जाएंगे। आंसर से ज्यादा क्लोज जाएंगे। तो एक बात बताओ, तो आपको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप जो साइज है क्लास साइज, इसी को बोलते हैं क्लास साइज, इसी को क्या बोलते हैं? क्लास साइज, वो छोटा रखिएगा या बड़ा रखिएगा? छोटा। छोटा रखिएगा। बात समझ में आया? क्योंकि हम मिड पॉइंट रख रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब जो आपको पढ़ना है वो स्टार्ट होता है। तो थोड़ा हम डिटेल में बात कर लिए। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बना के, जो ग्रुप बनाए थे उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मेन क्वेश्चन इस टाइप से आपका बनता है, जैसे आप जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। वो जो ग्रुप डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? CI। सबको पता होगा इसलिए CI लिख रहे हैं। तो पहला ग्रुप जो हमारा बना था 10 से 25, दूसरा जो बना था हमारा कितना बना था? 25 से 40, तीसरा हमारा कितना बना था? 40 से 55, ठीक है, उसके बाद 55 से 70, ठीक है, और उसके बाद 70 से 85, ठीक है, 85, और 85 से 100। ये हो गया CI। अब CI के बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो FI हमारे केस में क्या आया था? ये 2 था, ये 3 था, और ये था 7, और ये था 6, और ये भी 6, और ये भी 6। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा और आपसे बोलेगा कि अब आप निकालिए, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आया बस हम आपको ये बताने का कोशिश कर रहे थे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको ये चाहिए ना कि ये दो स्टूडेंट ने कितना मार्क्स स्कोर किया। तो हम ना 10 ले सकते, ना 25 ले सकते, ना 11 ले सकते, ना 22 ले सकते, ना 23 ले सकते। तो हमारे लिए कौन सा सुटेबल डेटा होता है? तो जो सुटेबल डेटा होता है वो इन दोनों के, हाँ, इन दोनों के बीच का डेटा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क्स, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क्स, है ना। और उसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XI। अब XI को निकालने का तरीका है, XI को निकालने का तरीका है क्या? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हाँ, एकदम सेंट्रल डेटा। तो ऑब्वियस बात है, लॉजिक भी क्लियर है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ लोअर लिमिट है कितना? 10,
अपर लिमिट कितना है 25 और डिवाइडेड बाय 25 2, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.5। यहाँ जो क्लास मार्क आया मेरा वो कितना है 17.5। अब एक बात बताओ, अब अगेन यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर आपको यहाँ का डेटा मिलेगा क्लास मार्क। लेकिन बेटर क्या है कि एक्चुअल में एक निकालते हैं और बाकी सबको हम क्लास साइज से निकाल लेते हैं। जैसे क्लास साइज यहाँ पे कितना है, क्लास साइज आपका 15 है, यहाँ पे क्लास साइज कितना है 15 है। तो अब पहला क्लास मार्क निकालने के बाद क्लास साइज के लिए, क्लास साइज अगर हमको पता है 15 है, बस 15 हम ऐड करते जाएंगे, हमको आंसर मिलते जाएगा। जैसे 17.5 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5। यानी हमको सिर्फ एक ही निकालना है, हमको सारा नहीं निकालना इस तरीके से, हमको सिर्फ एक ही निकालना है और फिर 15 आगे बढ़ते जाना है। 15 आगे बढ़े तो 32.5 आया। अब बताओ इससे 15 आगे बढ़ेंगे यानी 32 में 15 ऐड करेंगे, सिर्फ 15 बोले तो कितना आएगा 47 आएगा, है ना, यानी 47 और 0.5 लगा दो। फिर 47 में 0.5 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.5। अब 62.5 में अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 77.5। और 77 में हम 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 92.5। वेरी गुड 92.5। तो ये आपका क्लास मार्क निकल गया। यानी अब इसका काम नहीं है, तो आपको मेन पता है पूरे में 2 चीज का काम रहता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा यही रहेगा, क्लास मार्क के साथ ही खेल करना रहता है। जो क्लास मार्क्स है ना, जो ये डेटा है ना, इसी के साथ खेल करना रहता है जो भी है, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से बना दिए, चेंज कर दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है एफ आई एक्स आई। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 2 जा कितना हो जाएगा 35 और प्लस 1 30, 72 जा 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा 97.5। फिर 47.5 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद आ जाएगा आपका 332.5 और 62.5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 375.0, ठीक है, गुड। और उसके बाद इसमें अगर हम 77.5 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 465 और 92.5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 555, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ 2 ही काम करना रहता है, ये जो फाइनल आता है ना उसको ऐड करना रहता है और ये जो एफ आई है उसको ऐड करना रहता है। तो एफ आई बताता है टोटल नंबर ऑफ डेटा, दैट इज एफ आई जो बताता है वो बताता है सिग्मा एफ आई, है ना। तो इन सब का सम, तो इन सब का सम तो दिया हुआ था, 30 स्टूडेंट थे तो ये तो 30 ही रहेगा दोनों केस में। लेकिन यहाँ जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई ये चेंज हो गया। अगर इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1860। अब देखो यहाँ से जो मीन निकला, अब मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कितना हो जाएगा 1860 और सिग्मा एफ आई ये कितना हो जाएगा 30। अब इसको कैंसिल कर देना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, तो 62 मीन निकला। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। अभी जो आंसर हम लोग निकाले थे इसके पहले कैलकुलेशन से वो कितना आया था 59.3, ठीक है। और अभी जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 62 आ रहा है या नहीं। तो एक बात बताओ, हम लोग का तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ पा रहा है क्या, नहीं आ पा रहा है। लेकिन तब भी हमारे लिए ये मेथड ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा हो तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग सारे डेटा को एक एक करके सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप बना लेते हैं तो डेटा को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और जितना बड़ा डेटा रहेगा ना उतना आंसर के क्लोज हम जाएंगे। तो जो भी हम लोग मीन निकाल रहे हैं इस मेथड से वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर है क्या, नहीं है।
बट आपको मीन निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ये जो मेथड है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करते, हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करके जो आंसर आता है उस आंसर को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आया क्या? हाँ शिल्पा, समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, यहाँ पे एक बात Yes. पूछना चाह रहे थे कि आप लोग को एक प्रॉब्लम हुआ या एक चीज लगा कि सर आप ये कैलकुलेट तो कर दी, जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर दिए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आराम से लिख दी, ऐसे लिख दिए, तो आराम से नहीं लिख रहे, तो ऑब्वियस बात मेरे पास आंसर था इसलिए हम ये लिख पा रहे थे। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात ये है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इस मल्टीप्लीकेशन को और सिंपल कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? बताओ, इस मल्टीप्लीकेशन अच्छा रहेगा। तो क्या किया जाए कि ये मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो जाए? दिक्कत कौन दे रहा है, एफ आई दिक्कत दे रहा है या सी ये एक्स आई दिक्कत दे रहा है? प्रॉब्लम कौन दे रहा है, एक्स आई या एफ आई? एक्स आई। तो कुछ ऐसा किया जाए कि एक्स आई क्या हो जाए, एक्स आई चेंज हो जाए, और एक्स आई चेंज हो गया तो आपका प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा, है ना। और इसी को चेंज करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।